हेलो दोस्तों, मैं आबिद हसन खान, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय एसडीएस महाविद्यालय जामनवार भरर, जिला दुर्ग। आज इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ेंगे बीकॉम फाइनल का प्रबंधकीय लेखांकन मैनेजमेंट अकाउंट का चैप्टर फंड भाव विवरण पत्र। फंड भाव विवरण में फंड फ्लो, कोष का प्रवाह पढ़ेंगे। सामान्य रूप से फंड भाव में हमको जो पढ़ना है उसका तात्पर्य क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। इस पूरे अध्याय में कोष का मतलब क्या होता है, मतलब साल भर में हमारे पास कहां कहां से पैसा आएगा और पैसा कहां कहां हमारा जाएगा, इन्वेस्ट होगा, इसको दर्शाने वाला जो एक स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट को मैं बोलते हैं फंड भाव विवरण पत्र। जिस प्रकार से कोई भी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट को बनाती है, उसमें व्यापार खाता, लाभन खाता, चिट्ठा बनाती है, उसी प्रकार से कंपनी का जो फंड भाव विवरण पत्र होता है वो 3 स्टेप में समान रूप से कंप्लीट होता है। स्टेप नंबर 1 होता है सबसे पहले कार्यशील पूंजी की गणना, कैलकुलेशन ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी की गणना। सेकंड हमारा होता है संचालन से लाभ की गणना करना, ये व्यवसाय संचालन बोलते हैं या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, संचालन से लाभ की गणना करना। और तीसरा होता है, आखिरी पॉइंट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब प्राप्ति और भुगतान, यानी सोर्स और यूजेस, कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पैसा गया। तो कुल मिलाकर ये फंड भाव विवरण पत्र हमारा क्या होता है, एक ऐसा विवरण पत्र जो किसी भी कंपनी व्यापारी के द्वारा साल भर में कहां कहां से कोष का प्रवाह हो रहा है, कहां कहां से हमारा कोष आ रहा है और कहां कहां हमारा कोष का इन्वेस्ट हो रहा है, जा रहा है, इसको शो ऑफ करने वाला जो एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, फंड भाव विवरण पत्र बोलते हैं। अपन सबसे पहले पॉइंट पढ़ते हैं कार्यशील पूंजी की गणना। इसको क्यों गणना करते हैं, पहला पॉइंट ये, और कार्यशील पूंजी एक्चुअली होती क्या है। देखिए क्या होता है, किसी भी व्यापार में वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है समझ लीजिए पहले आप। वर्किंग कैपिटल का हमारा मतलब ये होता है सामान्य रूप से कि एक कंपनी में चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच का डिफरेंस कितना है। देखिए इसके दो अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ राइटर लोग मानते हैं कि क्या जो पूरी चालू संपत्तियां हैं उन्हीं को बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो मान्यता जो चल रही है, ये चल रही है कि चालू संपत्ति का चालू दायित्व के ऊपर जो सरप्लस अमाउंट होता है, सरप्लस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू सरप्लस अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स अगेंस्ट द करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड आफ्टर वर्किंग कैपिटल। चालू संपत्ति का चालू दायित्व के ऊपर जो आधिक्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी बोलते हैं। अब यहां पर बात आती है कि चालू संपत्ति अपन किसको बोलेंगे, ऐसी कोई भी संपत्ति चालू संपत्ति कहलाएगी जिसको आने वाले 12 महीने में हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसी कोई भी संपत्ति चालू संपत्ति कहलाएगी जिसको आने वाले 12 माह में हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी दायित्व चालू करंट लायबिलिटीज कहलाएगा, चालू दायित्व कहलाएगा जिसको आने वाले 12 महीने में हमको भुगतान करना है। चालू संपत्ति का एग्जांपल्स क्या देंगे आप, हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, बिल्स रिसीवेबल, नोट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंडिचर, एडवांस पेड, ये जितनी भी होती है हमारी क्या होती है, स्टॉक हो गया, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चालू संपत्ति हो गई है। अपन चालू दायित्व अगर लेना चाहेंगे हमारा क्या आएगा, चालू दायित्व हमारा आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, नोट्स पेबल, अकाउंट पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, unaccrued income, advance received,
ये सभी मान क्या कहलाएगा? चालू दायित्व कहलाएगा। अब इसमें सबसे मुख्य बात, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है, आयकर के लिए आयकर या प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? देखिए इसकी अलग अलग दो मान्यताएं हैं, राइटर लोग में आपस में मतभेद है। इससे दोनों तरीके बता दें हमको करना क्या पड़ेगा। टैक्स, एक्चुअली टैक्स क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। टैक्स होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। आपने आज जो कमाया, इस कमाई के ऊपर में आपको इनकमिंग नेक्स्ट ईयर में आपको असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो प्रीवियस ईयर में कमाया है तो नेक्स्ट ईयर में आपको टैक्स देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। क्योंकि आज कमाया कल आपको देना है, इसलिए आप क्या करेगा? ये करंट लायबिलिटीज, चालू दायित्व कहलाएगा। जब इसको आप चालू दायित्व मानेंगे तो आप क्या करेंगे? जब प्रोविजन फॉर टैक्स को आप करंट लायबिलिटीज मानेंगे तो कार्यशील पूंजी की गणना करना में शामिल कर लेंगे। ठीक है, और बताऊं कैसे गणना करते हैं। कार्यशील पूंजी की गणना करने में शामिल कर लेंगे, और शामिल करने के बाद में अगर एडजस्टमेंट में कहीं पर भी कुछ भी टैक्स के बारे में बोलता है उसको इग्नोर करेंगे। हम लोग जब लाभ लेंगे तो लाभ कौन सा लाभ लेंगे? आफ्टर टैक्स लेंगे। कब? जब प्रोविजन फॉर टैक्स को कभी करंट लायबिलिटीज मान के सवाल को सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि टैक्स करंट लायबिलिटीज नहीं है तो वर्किंग कैपिटल में नहीं लेंगे, वर्किंग कैपिटल में नहीं लेंगे। और लाभ की गणना करने में बिफोर टैक्स लेंगे, लाभ जो लेंगे हमारा बिफोर टैक्स लेंगे। और ये देखेंगे चिट्ठे में हमारा पिछले साल का टैक्स कितना था, इस साल प्रावधान कितना गया, इतना होना चाहिए, बचा कितना है, इतना, बाकी कहां गया? पेमेंट में दिखाएंगे। पता लगा लास्ट हमारा पहले का 40,000 था, इस साल 30,000 प्रावधान हुआ है, कुल 70,000 होना चाहिए, अंतिम दिखा रहा है कितना? 25,000, मतलब 45,000 हमारा कहां गया होगा? इसको भुगतान कर दिए होंगे तो ये यूजर्स पे जाएगा, पेमेंट में जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर आप प्रोविजन फॉर टैक्स को करंट लायबिलिटीज एज्यूम करके सॉल्व को बनाएंगे तो नोट जरूर दीजिएगा, और उसको लेने पर आपका सवाल गणना करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, बस आप वर्किंग कैपिटल में ले लेंगे टैक्स को, अब बाकी कहीं पर आपको कुछ नहीं करना है टैक्स के बारे में, बस आपको लाभ की गणना करने में आफ्टर टैक्स लेना है, टैक्स घटा होना चाहिए लाभ में से। ठीक, तो ये कार्यशील पूंजी हमारा बनता कैसे है? इससे फॉर्मेट ये है। यह है पर्टिकुलर विवरण, गत वर्ष, चालू वर्ष, इंक्रीज वृद्धि, कमी डिक्रीज। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर करंट एसेट्स, चालू संपत्ति, रोकड़ 40,000 था, 70,000 हो गया, कितना पड़ गया हमारा? 30,000। इस प्रकार से जब करंट एसेट्स हो जाएगा तो ये बंद हो जाएगा हमारा, ये खुला रहेगा, ये हमारा खुला रहेगा। या करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, क्रेडिटर लेनदार 30,000 था, 50,000 हो गया। अब देखिए लेनदार 30,000 था, 50,000 हुआ, अमाउंट बढ़ी भी दिख रही है, लेकिन हमारे लिए क्या है? ये डिक्रीज, कमी है। ये हमारे किस में आ जाएगा? ये कमी में आ जाएगा। मान लीजिए बैंक को ओवरड्राफ्ट बताया 20,000 था, 10,000 हो गया, देखिए अमाउंट कम हुआ, लेकिन हमारे लिए क्या है? ये फायदा है ना, इसमें आ जाएगा। इस प्रकार क्या करेंगे? बोलेगा पूरा कर लेंगे, यहाँ टोटल हो जाएगा, और यहाँ पर जो चेक कर लेंगे 30 से 10 40 आ रहा है ना, ये 20 आ रहा था, पहले जमाना कितना आएगा? 20 आएगा, 40 बराबर कर लिए, और यहाँ कार्यशील पूंजी में क्या कहलाएगा? वृद्धि कहलाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम कार्यशील पूंजी में गणना पहले करते हैं। इसमें सबसे मेन पार्ट होता है लाभ की गणना करना, सबसे मेन चीज होती है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। लाभ की गणना करना आप कैसे करेंगे? लाभ की गणना आप कैसे करेंगे? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन में अदृश्य रहेंगी, दी भी नहीं रहेंगी। आपको लाभ जब आप कैलकुलेट करेंगे, आपको वो एक स्टैंडर्ड तौर पर बताना चाह रहा हूं मैं कि लाभ की गणना आप ऑलवेज ट्राई करिए बैलेंस शीट की बेस पे करने पर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, नॉट एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट के बेस पे करेंगे आप तो कुछ बातें ऐसी रहती हैं, जैसे ड्राइंग आहरण किया हुआ है, लाभांश बांटा हुआ है, खुद के उपयोग के लिए निकाला हुआ है, इस प्रकार की चीजें क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन बैलेंस शीट के बेस पे निकालेंगे और नीचे अगर समाजन में भी लाभ दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक दोनों को बेस पे हमारा निकल जाएगा कि हमने अपने खुद के उपयोग के लिए पैसा निकाला है या नहीं निकाला है। अपन को फॉर्मेट जो है ऐसा है, ये गणना करने पर लो, संचालन से लाभ गणना करना, चालू वर्ष का लाभ, ये एक स्टेटमेंट रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा।
क्या लिखा जाएगा, विवरण पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट। ठीक, चालू वर्ष का लाभ ऑन द बेसिस ऑफ क्या, बैलेंस शीट, जो चिट्ठे में दिया हुआ लाभ है। अगर चिट्ठे में लाभ नहीं तब आप क्या करेंगे, रिजर्व के बेस पे निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व इफ इन योर बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल अबाउट द रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so you calculate profit on the basis of reserve. If reserve is also not available in the question, on those time you calculate profit on the basis of capital. फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर आपके चिट्ठे में लाभ हानि खाता दिया ही नहीं है तब लाभ की गणना किसके बेस पे करेंगे, आप रिजर्व के बेस पे करेंगे। अगर आपके चिट्ठे में रिजर्व भी नहीं दिया हुआ है तब लाभ हानि गणना किसके बेस पे करेंगे, शेयर के बेस पे करेंगे, कैपिटल के बेस पे करेंगे। ठीक, फिलहाल बैलेंस शीट के बेस पे लाभ की गणना करना। ये चालू वर्ष का लाभ लिख देंगे यहाँ पर जो चिट्ठे में दिया हुआ है, माइनस करेंगे लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले वर्ष का लाभ ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। अगर ऐसा है कि चालू वर्ष का लाभ अलग दिखा रहा है और पिछला बैलेंस अब तक का लाभ अलग दिखा रहा है तब माइनस नहीं करेंगे। ये माइनस तभी करते हैं जब चिट्ठे में रिटेन अर्निंग और प्रॉफिट लॉस बैलेंस लास्ट ईयर कितना, करंट ईयर कितना। तो ये सीधी सी बात है, लाभ हानि जो एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है उसमें चालू वर्ष का लाभ पिछले वर्ष का लाभ जोड़ करके फिर कहां जाता है, वो बैलेंस शीट में। इसीलिए अपन पिछले वर्ष चालू वर्ष के लाभ में क्या मैच करते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट। ठीक है ना, ये हमारा आया। इसमें सबसे पहले जोड़ेंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लाभांश का भुगतान, ये जुड़ेगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, संचय में हस्तांतरण, ये जुड़ेगा। और ड्राइंग, अगर आहरण किया हुआ है तो आहरण, ये जोड़ने के बाद ये मैं टैक्स को नहीं जोड़ा हूं, मैं टैक्स को नहीं जोड़ा, मैं टैक्स को क्या मान की गणना कर रहा हूं, टैक्स इज द करंट लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस। ठीक, ये जीरो जोड़ने के बाद जो आएगा इसको बोलते हैं शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, है ना, ये हमारा निकल रहा है। अब इसके बाद जो जोड़ते हैं हम लोग गैर रोकड़ मदे, शुद्ध लाभ करके बाद, शुद्ध लाभ करके बाद। अब इस जोड़ेंगे नॉन कैश आइटम्स, जोड़ेंगे क्या, जोड़ेंगे नॉन कैश आइटम, है गैर रोकड़ मदे। क्या जोड़ेंगे, गैर रोकड़ मदे। नॉन कैश, देखिए कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, अपन क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंड बहाव विवरण पत्र। क्या पढ़ रहे हैं, फंड बहाव विवरण पत्र पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में पैसा कहां से आया, कहां गया। लेकिन हम बिजनेस में कुछ ऐसे आइटम्स को भी शो ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट लॉस दिखाते समय, जो कि ना खर्चा नहीं होता है, वो दिखता नहीं खर्चे के रूप में, उसको माना जाता है हानि के रूप में दिखा देते। क्या, जैसे डेप्रिसिएशन, हरास, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ किया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ किया, ये सभी खर्चे नहीं होते हैं, इनको हानि बोल के अपन माइनस करके दिखाते हैं, जिससे हमारा लाभ क्या होता है, कम हो जाता है। क्या करते हैं, वापस जोड़ देंगे। हरास हो गया, है ना, और प्रारंभिक व्यय का अपलेखन, कटौती का अपलेखन, किसी संपत्ति बेचने पर हानि हुई थी उसको माइनस कर दिया, वो भी जुड़ जाएगा। अगर लाभ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा निकलेगा, ये हमारा क्या कराएगा, संचालन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। सेकंड पॉइंट हमारा, मैं रिवाइज कर रहा हूं, चालू वर्ष का लाभ चिट्ठी के हिसाब से, करंट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट माइनस लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट माइनस क्या निकलेगा हमारा। तीन चीज जुड़ेगा, लाभांश का भुगतान, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, संचय में हस्तांतरण, और खुद के लिए आहरण, ड्राइंग फॉर सेल्फ पर्पस। तीनों जोड़ने के बाद हमारा आएगा शुद्ध लाभ करके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्लस करेंगे गैर रोकड़ मदे। अगर आहरण, अगर मान लिया हरास कुछ किया है, हरास लगाए तो प्रारंभिक व्यय का अपलेखन है, तो कटौती का अपलेखन है, तो संपत्ति बेचने पर हानि है तो सभी प्लस होगा। अगर संपत्ति बेचने पर लाभ हो क्या हो जाएगा, माइनस, जब निकल जाएगा संचालन से लाभ। ठीक है, फिर इसमें चीज, अगर मान लीजिए चालू वर्ष का लाभ हानि खाता दिखाई नहीं रहा, किसके बेस पे निकालोगे लाभ, रिजर्व के बेस पे। रिजर्व नहीं दिखा रहा, किसके बेस पे निकालोगे, शेयर के बेस पे। दूसरी चीज, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें चिट्ठे में ऐसा बैलेंस शीट आपका दिया हुआ है, ये लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, लायबिलिटीज में प्रॉफिट, करंट ईयर अलग दिया हुआ है, लास्ट ईयर बैलेंस इतना दिया हुआ है। जब लास्ट ईयर बैलेंस ऑलरेडी अलग दिया हुआ है ना, तब माइनस इसको नहीं करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फंड फ्लो का निर्माण करना। तो फंड फ्लो निर्माण कैसे होगा, सीधी बात है, एक स्टेटमेंट ग्रुप में कर सकते हैं आप,
इधर और इधर प्राप्ति का भुगतान, प्राप्ति या अभिनीत भुगतान आप पर डिपेंड करता है। इधर प्राप्ति अपन इधर भुगतान सुटेबल मानते हैं। पैसा आता कहां से? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन लोगे तो पैसा आएगा, ठीक है ना, संपत्ति बेचोगे पैसा आएगा, लाभ से पैसा आएगा, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर करोगे तो पैसा आएगा। ये सब पैसा आने का एरिया है, ये सब इधर आएगा। इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ लोन, संपत्ति बेचा है ना, लाभ हुआ, ये सब इधर आएगा। पेमेंट में क्या क्या जाएगा आपका? इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, रिडम्पशन ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, लाभांश का भुगतान किया जाएगा पैसा, हानि हो गई तो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अगर कार्यशील पूंजी में वृद्धि था तो यहाँ पर आएगा, और कमी थी तो कहाँ पर आएगा? इधर आएगा। क्यों? आप कारण सुनिए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सुबह पॉकेट में 100 रुपए है और मेरे पास इनकम आई 500 रुपए दिन भर में आई, इसका मतलब क्या निकलता है? मेरे पास 600 रुपए होना चाहिए पॉकेट में शाम को सूरज में। 100 पहले का था, 500 कमाया मैं दिन भर में, मेरे पास कितना होना चाहिए? 600। मैं बोला मैं 250 रुपए खा लिया, अब कितना बचना चाहिए? 350। तो ये बता रहा यही चीज है कि कार्यशील पूंजी में वृद्धि बता रहा है तुम्हारे को कि वृद्धि है, मतलब पहले जितना था उससे अब ज्यादा हो गया है, बचा तुम्हारे पास तो बैलेंस करेंगे जहां पर आएगा। कमी हो गई मतलब खर्चा ज्यादा हो गया है, पेमेंट आया तुम्हारे पास पैसा कम है, इधर बैलेंस आएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर की सबसे मेन चीज, फंड फ्लो का रिलेशन कब माना जाता है? जब संबंध हो फिक्स्ड का करंट से, करंट का फिक्स्ड से। फिक्स्ड माने फिक्स्ड एसेट्स हो या फिक्स्ड लायबिलिटी, तो करंट माने करंट लायबिलिटी तो चाहे करंट एसेट्स हो। अब 1 लाख का शेयर इशू किया कैश के लिए, इशू ऑफ शेयर 1 लाख का कैश के लिए, यह फंड फ्लो माना जाएगा। कैश करंट एसेट्स है, फंड शेयर हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। 1 लाख का शेयर इशू किया बिल्डिंग खरीदने के लिए, ना तो बिल्डिंग खरीदा माना जाएगा ना शेयर इशू किया माना जाएगा। तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, शेयर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, देयर आर नो रिलेशन बिटवीन शेयर एंड बिल्डिंग अबाउट द फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं फिर बोल रहा हूं, शेयर का फिक्स का करंट से, करंट का फिक्स से तभी फंड फ्लो माना जाएगा, करंट का करंट से और फिक्स का फिक्स से संबंध नहीं माना जाएगा। अगर चिट्ठे में यहां ऐसे दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है ना, एसेट्स दिया हुआ है, फिक्स एसेट कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपए, या डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है 20,000 रुपए। तो चिट्ठे में अगर डेप्रिसिएशन फंड दिया हुआ है, मतलब उस जिसका फंड दिया है, मान लो मशीन का डेप्रिसिएशन फंड दिया मशीन के लिए, तो मशीन की जो वैल्यू दी हुई है ना वो कॉस्ट प्राइस है। क्या प्राइस है? वो कॉस्ट प्राइस है। और डेप्रिसिएशन फंड जो दिया हुआ है ना उसको माइनस करो तो नेट प्राइस निकलेगा। नेट प्राइस कॉस्ट प्राइस कैसे पता लगाओगे? अगर चिट्ठे बैलेंस शीट में क्वेश्चन में एसेट्स तरफ संपत्ति की वैल्यू दिया हुआ है और लायबिलिटीज में डेप्रिसिएशन फंड अलग से उसको दिया हुआ है, मतलब वो वैल्यू दिया हुआ क्या है? वो कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन फंड नहीं दिया हुआ है, वो क्या वैल्यू दिया हुआ है? नेट वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरे से रिवाइज करते हैं, फंड फ्लो क्या होता है, साल भर में कहां-कहां से पैसा आ रहा है, कहां-कहां जा रहा है, तो शो ऑफ करने वाला स्टेटमेंट क्या लाएगा? फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब कार्यशील पूंजी गणना पहले करते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के बेस पे। करंट एसेट्स किसको बोलते हैं? ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको 12 महीने में अपन करंट कैश में कन्वर्ट कर ले, करंट एसेट्स है। जिसको 12 महीने में पेमेंट करना है, करंट लायबिलिटीज है। ये फॉर्मेट बताया आपको मैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन चालू वर्ष का लाभ माइनस पिछले वर्ष का लाभ, 3 चीज जोड़ेंगे, लाभांश का भुगतान, संचरण हस्तांतरण और आरंभ खुद के लिए शुद्ध लाभ करके बाद आएगा। इसके बाद हमारा फिर वो नॉन कैश आइटम जोड़ेंगे, हमारा लाभ निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको इसको बैलेंस शीट के बेस पे इसलिए पढ़ाया हूं क्योंकि किताब में कई बार दिया जाता है क्या शुद्ध लाभ करके बाद इतना है। आप बैलेंस शीट के बेस पे निकालते हो ना, पता लगा आपको दिया कितना 2000 है, बैलेंस शीट के बेस पे निकालो कितना आ रहा है 1500 आ रहा है, 500 कहां गया आपका? नहीं मिल रहा है, तब माना जाएगा या तो लाभांश भुगतान किया या खुद के लिए आहरण किया। क्लियर है? मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लाभ की गणना करेंगे हमेशा बैलेंस शीट के बेस पे, जिससे अननोन चीज भी निकल जाएगी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।